नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हमारे साथ जुड़ गए हैं ओंकार चौधरी जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट जी और उनसे बात करेंगे सामयिक विषयों पर। आप सभी से अनुरोध है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। तो ओंकार जी, इस समय राज्यसभा में बहस चल रही है नीट के बिल के ऊपर और राज्यसभा में कल वंदे मातरम बिल पास भी हो गया। तो अब जो भी स्थिति मुझे दिख रही है विपक्ष की, जो राज्यसभा में कह रहे हैं और जो खड़गे जी का भाषण जो मैंने सुना, तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा आपको कि साहब एक दिशाहीनता की ओर अग्रसर है? कोई कंसर्टेड एफर्ट नहीं है, इतना बड़ा एक काम हो गया कि साहब धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हो गया और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी कांग्रेस उदास दिख रही है। उसको लग रहा है कि साहब की उसकी चिड़िया कोई और लेके उड़ गया। जी देखिए, आपने दिशाहीनता की बात की है। दिशाहीनता की शिकार शिकार तो कांग्रेस पार्टी पता नहीं कब से है। ये जो दिन देखने पड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, ये तो दिशाहीनता की वजह से ही है। कोई सिद्धांत नहीं, कोई नीतियां नहीं, कोई विजन नहीं, कोई लीडरशिप नहीं। जो तीन बातें कही जाती हैं, नेतृत्व, नीति और नियत, उन तीनों में एक खोट है। तो और कोई अगर इनको सलाह देने की कोशिश करे या कांग्रेस पार्टी की निरंतर जो दुर्दशा हो रही है उस पर समीक्षा करे तो इनको बड़ा बुरा लगता है। फिर ये इनका वश चले तो ये मीडिया वालों पर भी अटैक कर दें। इनका वश चले तो जो समीक्षक हैं, जो इनको सलाह देने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने थोड़ा ठीक ठाक अवस्था में कांग्रेस को देखा है, वो सबसे ज्यादा चिंतित रहते हैं। और वो लोग भी जो एक्चुअल में वास्तव में चाहते हैं कि लोकतंत्र की जो परिभाषा है और लोकतंत्र के जो आवश्यक तत्व हैं वो उनको अपनी आंखों के सामने जीवंत दिखाई तो दे, तो वो भी इनके दुश्मन। और लोकतंत्र में कहने का आशय ये था मेरा कि भाई विपक्ष भी बहुत जानदार भूमिका में रहे, बहुत सकारात्मक रूप से समालोचनात्मक टिप्पणियां करें। आपको किसी विषय पर अगर लग रहा है कि ये ठीक नहीं है तो आप फिर अपने तर्कों से उसको सही करवाएं, मजबूर करें सरकार को कि आपने इस बिल में ये गलत प्रस्ताव रखें। तो वैसा तो कोई अध्ययन दिखाई नहीं देता, या इनको लगता है कि नहीं बिल में कोई गड़बड़ी है ही नहीं तो बिल पर बात ही क्यों करें जब गड़बड़ी नहीं है तो, या कोई उसकी समीक्षा करने वाली टीम ही नहीं है इनके पास। मैं ये भी मानने को तैयार नहीं हूं कि जिस पार्टी ने इस देश पर इतने वर्षों तक राज किया हो, इसमें विशेषज्ञ ना हो ऐसा भी नहीं है। वो बैठ करके पैमाइश कर सकते हैं। ऐसे नेता अभी भी पार्टी में मौजूद हैं जो कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में रहे हैं। शायद उनकी भी सेवाएं नहीं ली जा रही है, उनकी भी पूछ नहीं है। इन लोगों को लगता है कि व्हाट्सएप व्हाट्सएप ट्वीट ट्वीट का खेल खेलो, राजनीति हो रही है, दिक्कत क्या है। और कुछ भी अगर सरकार लेकर के आए तो उसका जम करके विरोध करो। कहीं से कोई आंकड़ा मिल जाए तो उसको गलत तरीके से ट्विस्ट करके मोदी सरकार के खिलाफ उसको हथियार के रूप में इस्तेमाल करो। जैसे आज मैं देख रहा था जो आंकड़ा मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेश किया कि 1.25 लाख के आसपास छात्रों ने सुसाइड किए हैं। अब आप देखिएगा कितना बड़ा ट्विस्ट है इसमें। 1.25 लाख छात्रों का सुसाइड 2014 से 2026 के बीच में, ऐसा इन्होंने कहा। लेकिन जब मैं देख रहा था रिसर्च करके तो मुझे पता लगा
कि साहब ये एनसीआरबी की जो वेबसाइट है उस पर आया है एक आंकड़ा कि 2014 से 2024 के बीच में कुल 1,23,918 छात्र छात्राओं की आत्महत्या दर्ज तो हुई है, लेकिन ये क्यों हुआ है? पारिवारिक समस्याएं, मानसिक स्वास्थ्य, संबंध, छात्रों के भी आजकल संबंध होने लगे हैं, होते हैं, आर्थिक परेशानी, करियर का दबाव और परीक्षा में असफलता। अगर हम बाकी की चीजें छोड़ भी दें तो केवल 14% छात्रों ने परीक्षाओं में असफल होने पर आत्महत्या की है। लेकिन इनको ट्विस्ट करना है। जो कुछ ये इस समय वितंडा खड़ा कितने किया, प्रतिशत बताया आपने, कितने प्रतिशत? 14% ने आत्महत्या की है जो परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हुए हैं। मेरे ख्याल केवल से कुछ 14%। 14% तो बहुत हाई नंबर हो गया सर। हाँ, 14% ने किया है, ये एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं। तो ये अगर परिवार ठीक से काउंसलिंग नहीं कर रहा है या जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं उनकी भूमिका नहीं है तो यही होगा। और जिस तरह के तनाव से आजकल छात्र गुजर रहे हैं और इसकी बहुत सारे इसके आयाम हैं, और जब मैं ये कह रहा हूं आयाम हैं तो उसमें भारी भरकम फीस, डोनेशन, स्कूल का वातावरण कैसा है, वहां पर किस तरह के संगी साथी उनके साथ पढ़ रहे हैं, किस तरह के टॉर्चर होते हैं या दूसरी तमाम चीजें होती हैं, उससे भी जुड़ी हुई चीजें होती हैं। तो चूंकि माता पिता का अपने बच्चों से संवाद ही लगभग खत्म है, उनके पास टाइम ही नहीं है। पैसा जितना चाहे डोनेशन में मांगे, फीस में मांगे, किताबों में, वर्दी में, फलानी में, ढिमकाने में, वो देने को तैयार हैं, लेकिन समय देने को तैयार नहीं है। तो ये आंकड़ा इसीलिए बढ़ता है और इसीलिए ये भयावह। इसके लिए अगर सारे का सारा ठीक रहा आप सरकार के सिर पर फोड़ेंगे, थोड़ा सा सर इसको देख लें, क्योंकि ये जो ये बता रहे हैं, मैं अभी मैंने इसको खोला ये साइट को, क्योंकि वो 14% आंकड़ा आपने दिया वो मुझे समझ में नहीं आया। तो इसमें ये बता रहे हैं कि ये आपके फेल स्टूडेंट का परसेंटेज नहीं है, ये कह रहे हैं स्टूडेंट सुसाइड्स जो हैं वो टोटल जो सुसाइड होते हैं देश में उसका 8.5% है, टोटल सुसाइड्स का। तो हो सकता है चूंकि मैंने एआई से लिया है ये आंकड़ा, तो इसलिए वहां पर कुछ मिस्टेक हो सकती है। मैं बल्कि उसका एक स्क्रीनशॉट दे देता हूं ताकि दर्शकों को आसानी रहे देखने में। ये मैं आपको स्क्रीन के रूप में दे रहा हूं, एक बार इसको आप ले भी सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जी हाँ, ये वाला आंकड़ा है। तो ये एआई का जनरेट किया हुआ है और उसने एनसीआरबी से भी इसका रिसर्च करके दिया है यहाँ पर, जिसमें ये नीचे दिया गया है कि 2024 में 2032 मामले परीक्षा में असफलता से जुड़े थे, जो उस वर्ष हुई छात्र आत्महत्याओं का 14%। ये गलत लिखा है। तो ये जो है ये सारी आत्महत्याओं का, पूरी आत्महत्याओं का प्रतिशत है। ये इनके आंकड़े देख लीजिए तो उससे भी यही स्पष्ट हो रहा है। जी हाँ, खुद ने अपनी वो कर दिया। लेकिन जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी आत्महत्याओं का नहीं है ये प्रतिशत, ये टोटल आत्महत्याओं का प्रतिशत है। आज प्रियंका वाड्रा ने कहा कि 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए हैं। 750 करोड़ और भारत की जनसंख्या है 750 करोड़ तो पूरे विश्व की जनसंख्या है। अरे भाई वो तो इतनी भी नहीं है।
वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, मैं सुनवा देता हूँ आपको। नहीं नहीं नहीं, मेरे ध्यान आ गया मुझे। 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए, मगर एक भी दोषी, एक भी तो ये कुछ भी कह सकते हैं माहौल बनाने के लिए। तो ये खेल, अच्छा दिशाहीनता की बात आप कर रहे थे, तो ये दिशाहीन नहीं है तो क्या है? देश में और कोई इस समय विषय नहीं है क्या, मुद्दे नहीं है क्या, समस्या नहीं है क्या, जिन पर आप फोकस करें? या आपको इसी की पूंछ पकड़ करके रहना है? इसमें से जितना जूस निकलना था निकाल लिया आपने। एक कैबिनेट मंत्री का अगर पिछले करीब-करीब 12 साल में पहली बार इस्तीफा हो गया है, तो इसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। इनको लगता है कि जितनी आसानी से हमने धर्मेंद्र प्रधान की बलि ले ली, ऐसे ही हम देश के गृह मंत्री की भी ले सकते हैं और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री की भी ले सकते हैं और फिर सत्ता हमारी। ये इतना आसान है क्या? एक चुटकुला चल रहा है पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कि चलो प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा दे भी दें इनकी माँग पर, तो उसके बाद जो आएगा उसको झेल लेंगे क्या? नहीं तो वो प्रधानमंत्री की तो मांग नहीं रहे हैं अभी, तो उसी की मांग रहे हैं, अमित शाह की मांग मांग रहे हैं इस्तीफा। लेकिन एक बात और है, वीरेंद्र नाथ जी के पास चलता हूँ मैं। वीरेंद्र नाथ जी, आज सुप्रीम कोर्ट में जिस चीज पे इस्तीफा मांगा जा रहा है कि साहब के आपने जो है वो पेलेट गन का यूज करवा दिया, तो आज पेलेट गन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका प्रस्तुत हुई कि साहब पेलेट गन पे बैन लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेलेट गन तो आवश्यक है, ये जो प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल जो अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने का प्रोटोकॉल है, उसमें पेलेट गन आवश्यक है, क्योंकि पहले है आंसू गैस, फिर लाठी चार्ज, उसके बाद फिर पेलेट गन, और अगर पेलेट गन नहीं होगी तो सीधे गोली चलानी पड़ेगी। इसलिए ये हम सहमत नहीं है इससे। अब बताइए अब क्या होगा? अब राहुल गांधी क्या कहेंगे, प्रियंका गांधी क्या कहेंगी, खड़गे जी क्या कहेंगे? सर, राहुल गांधी की समस्या ये है कि कांग्रेस अपना किबला बदलने को तैयार नहीं है, किबला दुरुस्त करने को तैयार नहीं है। अब किबला दुरुस्त करने का समय है। लगातार 10 लोकसभा चुनाव 89 से लेके अब तक कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला है। एक तो ये तथ्य है कि जिसको कोई भक्त, अंधभक्त और इडियट तीनों कंटेस्ट नहीं कर सकते। ये एक तथ्य है। तो अरे कांग्रेस को सबसे बड़ी वो भी खुलासा कर दें आप जरा, भक्त कौन है, अंधभक्त कौन है, स्टूडेंट वो कौन तो है, कल राहुल और गांधी कर इडियट चुके कौन? लोकसभा में। राहुल इडियट गांधी कौन है? तो लोकसभा में कर चुके हैं। कल राहुल गांधी लोकसभा में ये खुलासा कर चुके हैं। और कल रात में एक टीवी चैनल में डिबेट में एक कोई संगवा कांग्रेस का एमपी है, वो उसको भी डिफेंड कर रहा था कि उन्होंने इडियट कोई अनपार्लियामेंट्री कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा था। और वो बहुत शानदार फन्ने का अंग्रेजी बोल रहा था। तो एक तो ये तथ्य है। सो कांग्रेस नीड्स टू कम टू टर्म्स विद द रियलिटी। ये 1949 के जो आपके राजा महाराजा थे राजस्थान के, जयपुर के, जोधपुर के, कि यार बताओ हमारी सेना भी छीन ली, हमारा सचिवालय भी छीन लिया, हमारी पुलिस भी छीन ली, और हमको महीने में 1 लाख पेंशन दे दी, हम तो राजा ही नहीं रहे, अब हमें कोई हुक्म नहीं बोलता। तो कांग्रेस की हालत वही है जो आजादी के बाद जब यूपी में जमींदारी अबॉलिश हुई थी, जमींदारों की, तो वो भी जो है अपने को मानने को तैयार नहीं थे कि भाई हमारा वैभव चला गया। एक तो ये बात है। और दूसरी मोटी बात ये है कि 1 फरवरी 1986 को अयोध्या का ताला खुला। उस घटना को बीते आज 40 साल हो गए। उसके बाद जो है कारसेवा भी हो गई, मस्जिद भी ध्वस्त हो गई, मंदिर भी बन गया, उसमें घोटाला भी हो गया, हर काम हो गया। लेकिन क्या 40 सालों में कोई परिवर्तन नहीं आया? वन मोर थिंग, 24 जुलाई 1991 को मनमोहन सिंह ने जो पहला बजट पेश किया इकोनॉमी रिफॉर्म का, तो जैसा मैंने पहले कहा, नेहरू के जमाने से जो नेता, ठेकेदार और इंजीनियर कल्याण नीति चल रही थी, जिसको समाजवाद कहते हैं, उसका अंत होने की घोषणा की गई। 35 साल उसको भी पूरे हो गए। आप आज भी आरोप लगाते हो अडानी, अंबानी। अरे आप 1991 का जो रेजोल्यूशन है, द गवर्नमेंट शैल डिसएंगेज फ्रॉम एवरी कॉमर्शियल एक्टिविटी, ये एक मोटा ये मोटी बॉटम लाइन है, which every government has followed for the last 35 years. मोदी has also followed. तो समाज में अगर भारत की राजनीति को समझना है,
तो इतिहास को, भूगोल को और अर्थव्यवस्था को, तीनों को जानना होगा। राहुल गांधी को केवल वो तैश में बोलते हैं, वो कहते हैं शिव जी को पढ़ो। अब शिव जी को हम क्या पढ़े भाई? हम तो शिव पुराण पढ़ते हैं, शिव तांडव स्तोत्रम पढ़ते हैं, या पंचाक्षर स्तोत्र पढ़ते हैं। अब शिव जी को पढ़ो का क्या मतलब है? आपने तो इन सारे विषयों में बहुत अध्ययन किया है, थोड़ा आप खुलासा करें तो बड़ी कृपा होगी। तो अब राजनीति जहां पे आ गई है, और जो बात कल बार-बार कल लोकसभा में कही गई, राहुल गांधी इज सफरिंग फ्रॉम फोमो कॉम्प्लेक्स, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसीलिए वो जंतर मंतर तो नहीं गए, क्योंकि दीपके ने बहुत गाली दे रखी है उनको सोशल मीडिया पे। वो पीएमओ पहुंच गए, पीएम आवास पे पहुंच गए धरना देने। तो ये पूरी बात कल छाई हुई थी कि कांग्रेस जो है पूरा इनिशिएटिव, इस पूरे आंदोलन का श्रेय लेना चाहती है। वही आज खड़गे साहब के सामने थी। जो विलियम जोन्स जिसने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, और वही जो है जहरीला इंटरप्रिटेशन मनुस्मृति का, वो क्या आज आराम शराब बोल रहे थे कि शूद्र के संग ऐसा करो, पढ़ने मत दो। सुधांशु त्रिवेदी ने उन्होंने काउंटर किया कि ये सब विलियम जोन्स का है, और ये जो जो मूल टेक्स्ट है उसका हिस्सा नहीं है। और बाद में चेयर को ये कहना पड़ा कि ये सारी बातें अगर वो ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे तो ये कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। फिर हमारे तिवारी अंकल खड़े हो गए, प्रमोद तिवारी, और वो परिमल प्रकाशन की पुस्तक को दिखाने लगे कि साहब ये, लेकिन ऑथेंटिकेट करने से वो भी घबरा गए। उन्होंने भी ऑथेंटिकेट नहीं किया प्रमोद तिवारी ने। तो अब जो है कांग्रेस और कल जिस तरह से परसों प्रियंका गांधी ने गोमूस का मजाक उड़ाया। अब जो इसरो का जो साइंटिस्ट है, वो इस समय आईआईटी का डायरेक्टर है। तो अब तो भाई, अगर आपके पास गोमूस के बारे में इतनी जानकारी है, तो अरब देशों में ऊंट का मूत्र पिया जाता है, जरा उसके बारे में भी बता देते। आप बाकायदा ब्रांडेड कैमल, गोमूत्र के बारे में तो इतने सारे साइंटिफिक पेपर आ गए हैं, और सर बाकायदे इनके जो पेटेंट आ गए हैं। काम कोटी जी के इतने पेपर हैं, आपके अमेरिकन हाँ, कंपनीज ने उनके पेटेंट करवा रखे हैं, तो पूछना चाहिए भाई क्यों पेटेंट पेटेंट आ करवाया? चुके हैं, यस। सुधांशु त्रिवेदी ने बकायदा पेटेंट नंबर दिया है। तो अब जो है और धीरे-धीरे जो कलई खुल रही है, ये आपके कॉकरोच की, मैं ये नहीं कहता कि ये पूरी जेन-ज़ी है। ये केवल एक छोटा-सा वर्ग है, जो केवल जो इटालियन जो सांस्कृतिक मार्क्सवाद है, कल्चरल मार्क्सिज्म से प्रभावित लोग हैं। अब एक-एक वर्ग उनका हिसाब हो रहा है। एक लड़की जो है, वो पीएम की तेरही का समोसा बाँट रही थी। उसके मकान मालिक ने कहा तुम कमरा खाली करो, वो रो रही है। तो अब ये सब चीज़ें आ रही हैं। इनको ल्योर किया गया, और कम्युनिस्टों के पास लोगों को ल्योर करने के बहुत तरीके होते हैं। और ये सारे लड़के-लड़कियाँ हैं, मुश्किल से 20 साल, 21 साल की उम्र है। ये बड़े इम्प्रेशनेबल माइंड हैं, इनको आसानी से, और अर्बन लाइफ में लोगों के पास टेंशन और फ्रस्ट्रेशंस की कमी कभी नहीं होती है। कोई ना कोई टेंशन, फ्रस्ट्रेशन सदैव रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को किसी नेगेटिव मूवमेंट के लिए ल्योर करना कोई कठिन काम नहीं है। तो अब और ये मुझे अब ये भी आभास हो रहा है कि कम से कम दिल्ली का जो शहरी वर्ग है, अब इस तरीके से नेगेटिविटी भरे आंदोलनों से अब वो ऊब रहा है। वो शाहीन बाग को भी देख चुका है, वो 2021 का किसान आंदोलन भी देख चुका है, और अब ये भी देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट से इन्हें कोई राहत नहीं मिली है, और ये पता नहीं कैसा, मैंने सुना ये जो कौन है, दास इनका प्रवक्ता, ये पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में ये कोई अमेरिका से डिग्री लेके आया है, और अमेरिका से नहीं, पॉलिटिकल एमिटी से। कम्युनिकेशन में अरे एमिटी में एमिटी से। अच्छा, ये तो इसका लोगों ने वो इसकी कह रहा है हिस्ट्री कि शीट निकाल ली है। 1 मिनट में बता देता हाँ, हूँ, इसकी हिस्ट्री शीट निकाल ली है। मेरे ख्याल जी, से ओंकार चौधरी जी को ध्यान है कि ये जो है, ये एक आपके क्लैट में ये जो लॉ की परीक्षा होती है, इसमें कई बार फेल हुआ, तो फिर इसने एमिटी में मास कम्युनिकेशन ज्वाइन कर लिया। फिर एमिटी से मास कम्युनिकेशन करके ये जर्नलिस्ट वगैरह कुछ से काम किया करता था। जी। नहीं तो ये आदमी हाउ कैन ही बी सो नाइव दैट ही सेइंग कि सुप्रीम कोर्ट का ये और डायरेक्शन हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा मैंने कभी नहीं आज तक, अनइन्फॉर्म्ड ऑर्डर, सुनिए तो, हाँ अनइन्फॉर्म्ड बताइए, ऑर्डर एंड द अनइन्फॉर्म्ड गवर्नमेंट ऑर्डर इज है। वेपनाइजिंग द ऑर्डर, ये खास बात थी इनकी। 2880 अपराधियों की सूची दिल्ली पुलिस ने बनाई है, जो वहां पे शामिल थे धरने में। उसमें आपके मर्डर केस के लोग हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर है, रेप है, एनडीपीएस यानी ड्रग पेडलिंग में है, पॉस्को एक्ट में है। इतने गंभीर मामलों में जो अपराधी थे, थोड़े बहुत नहीं, 2880, एग्जैक्टली 2878।
अब इनके खिलाफ भी कार्रवाई ना हो, और वो कह रहा है कि ये इट इज अनएक्सेप्टेबल। और ये बात एकदम अब स्पष्ट है कि ये काठ की हड्डियां एक बार चढ़ चुकी है, और इसकी ये जो धमकी है कि हम दोबारा जा रहे हैं धरना पे बैठने, ये केवल होक्स है। इसका कोई महत्व नहीं है। और मेरा मानना है कि अभी चूंकि 13 अगस्त तक तो पार्लियामेंट है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है, तब तक दिल्ली पुलिस विल लाई लो। दिल्ली पुलिस विल वेट फॉर नेक्स्ट 15 डेज। उसके बाद तो मेरा मानना है बहुत मैसिव क्रैकडाउन होगा, और क्रैकडाउन के पूरे आधार मौजूद हैं। और ये आंदोलन किया किस लिए गया था? और एक बात जो अब तक नहीं आई है, और ये शायद अनुपम मिश्रा ने अपने वीडियो में कही है, कि धर्मेंद्र प्रधान कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम चाहते थे पिछले कई साल से, जैसे आईआईटी का एग्जाम होता है। जेपी नड्डा ने नहीं होने दिया कि नीट का एग्जाम भी कंप्यूटर बेस्ड हो, और उनका कहीं नाम ही नहीं आ रहा है। तो कांग्रेस जो है, इसके पीछे कांग्रेस ने जिस तरीके से इलेक्शन में कास्ट को और संविधान को वेपनाइज किया अगेंस्ट बीजेपी, और उसको सफलता भी मिली, उसी तरीके से कांग्रेस अब छात्र के आंदोलन को, सो कॉल्ड छात्र के आंदोलन को बीजेपी के खिलाफ वेपनाइज करना चाहती है, पूरा प्रयास कर रही है। अभी तक उसको सफलता नहीं मिली है। और ये भी खबर आई है कि जब ये कॉकरोच का मामला शुरू हुआ, तो वैसे पंजाब में सत्तारूढ़ का जेपी नड्डा इतने शक्तिशाली कब से हो गए इस सरकार में कि वो अगर ना चाहे तो कोई काम हो ही नहीं सकता। भाई, ये खबर अनुपम जी ने दी है, और मैंने पता किया, तो ये मेरी खबर है कि ये प्रस्ताव सर्कुलेशन में था, हेल्थ मिनिस्ट्री में भी, और ये एजुकेशन मिनिस्ट्री की ओर से भी ये प्रस्ताव है। तमाम तरह की पैमाइश की जाती है, उसके बाद चीजों को देखा जाता है, नफे नुकसान देखे जाते हैं। जेपी नड्डा साहब के भी तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से संबंध सबके होते हैं सर, हर एक के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ भट्ट साहब, ठीक है, आपकी बात मान ली, अनुपम जी की भी मान ली। इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री कर रहे हैं या जेपी नड्डा कर रहे हैं सरकार का? हाँ, तो पीएम से चूक और हुई है। कैबिनेट में, अगर कैबिनेट में भी ये मामला आया होगा तो वहां कितने मंत्री बैठते हैं जब डिस्कशन होता है? केवल जेपी नड्डा के कह देने से या किसी एक मंत्री के कह देने से कोई प्रस्ताव रोका नहीं जा सकता है। सामूहिक तौर पर कैबिनेट का मत होना चाहिए, वो या तो सहमत हो या सहमत ना हो। जी हाँ हाँ, ये तो आपके वीरेंद्र जी एक मिनट, आपके मत के अनुसार जेपी नड्डा ऐसा क्यों करना चाहते थे? ये प्रस्ताव जो था इसको क्यों रोका? प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से बहुत लोगों के इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, और कल एक अच्छी बात ये हुई है, भारत के इतिहास में पहली बार लोकसभा में कल कोचिंग माफिया को लेकर के चर्चा हुई है। तमाम सांसदों ने, बीजेपी के लोगों ने कहा कोचिंग के बारे में। यहाँ बच्चा जो है 6वीं क्लास से कोचिंग के दुष्चक में फंस जाता है, और फिर अगले 15 साल वो कोचिंग के बाहर नहीं निकल पाता। इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, क्लैट हो, कैट हो, यहाँ तक कि अग्निवीर के लिए भी उसको कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ती है। पुलिस का सिपाही बनना हो तो भी उसको कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ती है। तो कोचिंग के बारे में भी कल जो है पहली बार लोगों ने, बहुत से सांसदों ने खुल के बोला है। इट्स ए वेलकम डेवलपमेंट, एंड आई होप। और सबसे बड़ा केंद्र तो आपका कोटा है, और कोटा है, पटना है, दिल्ली है। दिल्ली में कई लाख छात्र हैं जो डिफरेंट किस्म के एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए दिल्ली में रह रहे हैं, बहुत ही कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं, जो कि कहीं से भी कंफर्टेबल नहीं कही जा सकती। लखनऊ बहुत बड़ा केंद्र है। तो ये कोचिंग का, ये हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो फंडामेंटल फ्लॉ है कि छात्रों को कोचिंग में क्यों जाना पड़ता है, इसको एड्रेस करने का हल्का सा प्रयास हुआ। और एक हिंदू बिजनेस लाइन के एडिटर थे टीवीएस श्रीनिवास राघवन, उन्होंने एक बार ये कहा था कि भारत में इन्फ्लेशन की बात तो बहुत होती है, लेकिन जो असली सोशल इन्फ्लेशन है वो है एजुकेशन, वो है हेल्थ, और तीसरा है हाउस रेंट। ये असली लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं, इनकी कभी चर्चा नहीं होती। इन्फ्लेशन माने क्या होता है? दाल महंगी हो गई, प्याज महंगा हो गया, सब्जी महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया। तो एजुकेशन इज ऑल्सो वेरी कॉस्टली। तो ये सारी चीजें हैं। और अभी एक खबर आई है कि एनडीए सरकार के दौर में जो जीडीपी के अगेंस्ट जो शेयर है एजुकेशन में खर्चे का, वो लगातार कम हो गया है। तो बहुत सारे इशू हैं, और जिस तरीके से पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ है,
वो केवल अपने इलेक्टोरल स्कोर को पॉलिटिक्स को कैसे इम्प्रूव किया जाए, छात्र किसी के एजेंडा में नहीं था। लेकिन हाँ, इस बिल में एक ऐसा प्रोविजन है कि केंद्र सरकार स्टेट की परमिशन के बगैर शायद सीबीआई इंक्वायरी का भी आदेश दे सकती है। इसको लेकर के हल्ला गुल्ला होगा, आप देखिएगा आगे जाकर के। पता नहीं इसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं की किसी ने, ना राज्यसभा में और ना लोकसभा में। और जबकि ये कानून तो यही है कि बिना स्टेट की कंसेंट के सीबीआई कैन नॉट एंटर। तो कुल मिला के राजनीति सब इसी के अराउंड चल रही है, और इसका पटाक्षेप होगा अगले वर्ष जब चुनाव होगा यूपी में और पंजाब में। हालांकि चुनाव तो उत्तराखंड में भी है, गोवा में भी है, मणिपुर में भी है, और फिर नवंबर में गुजरात और हिमाचल में है। इलेक्शन ही भारत की राजनीति में हर समस्या का समाधान है। नहीं जी नहीं है। क्या बताएं क्या कह रहे हैं आप ओंकार जी? इलेक्शन अगर समाधान मान लिया जाता, या इलेक्शन में जो जनादेश मिल रहा है उसको ही जनता के का मूड मान लिया गया होता, तो फिर उससे पहले जो ये धरने, आंदोलन, हाय हल्ला, संसद के भीतर भी संसद के बाहर भी, ये तमाशे बंद हो जाने चाहिए थे। ये तो हर नतीजे के बाद, बंगाल के चुनाव की वजह से, ये हल्ला बंगाल के चुनाव की वजह से हो रहा है। ये हर राज्य अब के चुनाव के नतीजे आने हाँ। के बाद, वहां सरकार स्थापित होने के बाद, चूंकि इस देश में ये अजीब सी एक त्रासदी बन गई है, विडंबना बन गई है कि एक राज्य का चुनाव खत्म होता है और अगले राज्यों के चुनाव की दस्तक जो है वो शुरू हो जाती है, और राजनीतिक दलों और नेताओं की चिंता में व्याप्त हो जाती है। तो वो उसी तरीके से अपने मुद्दे सेट करते हैं, उसी हिसाब से संसद सत्र को भी, विधानसभाओं के सत्र को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, और जिनसे हंगामे, बवाल, तोड़फोड़, आगजनी, प्रदर्शन करवाने होते हैं उनको ठेका देना शुरू कर देते हैं। तो ये सिलसिला नहीं रुकने वाला है जब तक इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू नहीं हो जाएगा। फिर 5 साल तक ये सब तो अब आराम अगला से एजेंडा है ही ना साहब, हम उस पे आते हैं शांत उस पे। फिर शांत बैठो, 5 साल तक काम करने दो उन सरकारों को। हम अगले एजेंडे पे आते हैं, और वो अगला एजेंडा जो आपने अभी हिंट दी कि साहब ये डिलिमिटेशन बिल है, तो अब आगे का आपको क्या दिखता है कि ये कांग्रेस जो है, और जिस प्रकार उसने पहले 2 हफ्तों में जो अपने तेवर दिखाए हैं, और कई लोगों का ये मानना है कि ये सारा जो कांग्रेस कम से कम जो कर रही है, या फिर ये सीजेपी को भी गिराया गया, इसके मूल में एफसीआरए बिल है। तो ये एफसीआरए के बिल के विरोध में एक ग्लोबल कंसेंसस है। पश्चिम के सारे देश जो हैं वो बिल्कुल एकमत हैं कि साहब कि अगर ये एफसीआरए बिल आ गया तो भारत को हम आधुनिक गुलाम नहीं बना सकेंगे। यहाँ पर जो हमारी जो डिजिटल कॉलोनाइजेशन है वो नहीं कर पाएंगे, और यदि हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर हम इनको कैसे कंट्रोल करेंगे, इत्यादि इत्यादि जो बातें आती रहती हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब एफसीआरए बिल का आगे क्या फेट होने वाला है? देखिए, एफसीआरए बिल तो है ही केंद्र में, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बहुत सारा जो फंड आता रहता है, जिसके अलग-अलग आंकड़े भी आए हैं कि कितना करोड़, कितना हजार करोड़ या कितने लाख करोड़ पैसा आता है अलग-अलग एनजीओज के लिए, राजनीतिक संगठनों के लिए, नेताओं के लिए, उसके भी आंकड़े आते रहे हैं। तो एफसीआरए बिल इसलिए क्योंकि ये जो विदेशी फंडिंग हो रही है और देश में काम का वातावरण ही नहीं बनने देते हैं, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी का मोर्चा लगा ही रहता है, तो वो रुकेगा तो एक काम का माहौल बनेगा और ये सब हरकतें बंद होंगी। लेकिन मेरा मानना ये है संजय जी, केवल एफसीआरए बिल लाने से विदेशों से होने वाले फंड को रोकने से काम चलने वाला नहीं है। वो लोग निश्चित रूप से दूसरे रूट्स जो हैं वो तैयार कर रहे होंगे, तलाश कर रहे होंगे। किसी न किसी तरीके से यहाँ वो करेंगे इस काम को, वो मानेंगे नहीं। हमें कई मोर्चों पर काम करना पड़ेगा। हमारे पास एबिलिटी है, इस समय हमारे पास टेक्निक भी है, टेक्नीशियंस भी हैं, अपने हैं। अगर
अल्फाबेट का सीईओ एक भारतीय हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट में महत्वपूर्ण पद पर हो सकता है, दूसरी टेक कंपनियों में हो सकता है, तो हम चीन की तरह अपने सोशल मीडिया मंच क्यों नहीं खड़े कर सकते? अच्छा, छोड़िए बाकी चीजें, अगर कल को अचानक अल्फाबेट और गूगल कहे कि भाई हमें ये यूट्यूब मंच जो है अब बंद करना है, उसके बाद क्या करेंगे? कोई विकल्प है क्या? तो ये चीजें इन देखिए, ये डिजिटल युग में हम जी रहे हैं। ये सारे सोशल मीडिया मंच हमने अंगीकार कर लिए हैं। ये एक-एक जो ट्विटर हैंडल चलाने वाला है या यूट्यूब पर काम करने वाला है या दूसरे सोशल मीडिया मंचों पर काम करने वाला है, उनकी नेचर क्या है, नीति क्या है, विचारधारा क्या है, कुल मिलाकर के बिहेव क्या है, उसकी सारी जानकारी अमेरिका को है। और अमेरिका की बात जब मैं करता हूँ तो सीआईए के पास है। वो डीप स्टेट तक पहुँचती है, वो मल्टीनेशनल कंपनियों तक पहुँचती है। तो अगर आपको चंगुल से निकलना है और वास्तव में अगर ये जो दास्ता है, ये जो गुलामी है, इससे बाहर निकलना है, तो आपको एक साथ कई फ्रंट पर बहुत द्रुत गति से काम करना पड़ेगा। मंद गति से काम करके काम नहीं चलेगा आपका। चाइना ने बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत सारे सेक्टरों में ये काम कर लिया है। इसलिए वहां अतिशय हस्तक्षेप आप क्या वजह है कि अमेरिका का राष्ट्रपति भी अपना फोन लेकर के चीन जाने से कतराता है। वहां के सारे मंत्री कतराते हैं। वहां जो गिफ्ट मिले थे बीजिंग में, उन सबको वहीं हवाई जहाज में चढ़ने से पहले ड्रॉप कर दिया जाता है कूड़ेदान में कि अमेरिका लेकर नहीं जाना है। ये खौफ जब तक भारत के बारे में भी नहीं होगा इनके दिमागों में, तब तक काम चलने वाला नहीं है। ये इसी तरीके से कभी दीपके को, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को यहाँ भेजते रहेंगे, तमाशा करवाते रहेंगे। और ये मान करके कभी चलना नहीं चाहिए शासन में बैठे हुए लोगों को कि सब कुछ हरा-हरा है, सब आपके समर्थक हैं, आपका विरोध कोई नहीं करता है। किस अंदाज में, किस भाषा में लोग विरोध कर सकते हैं, वो हमने जंतर-मंतर पर देख लिया है। ये एक सीख है, ये एक सबक है, ये चेतने का समय है। अब भी नहीं चेते, अभी भी नींद से नहीं जागे, तो बहुत लेने के देने पड़ने वाले हैं आगे को। क्योंकि योगेंद्र यादव जैसे लोग तो कह चुके कि अब फैसले संसद से नहीं होंगे, सड़क से होंगे। सड़क पे होंगे। अब इलेक्शन से ये तय नहीं होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन प्रधानमंत्री बनेगा। अब तो लठ लेकर के हम सड़कों पर आएंगे और उससे तय होगा। रेजिस्टेंस से तय होगा, उनका एग्जैक्ट शब्द है रेजिस्टेंस। तो ये चीजें हैं जो बड़ा खतरनाक दिशा में संदेश और संकेत दे रहे हैं। जी। तो ये बताएं साहब कि अब वीरेंद्र जी, कि हमारे जो ढिपके और सौरभ दास जो है ये कह रहे हैं कि साहब यदि उनकी बातें, सरकार ने जो गारंटी दी है वो बात अगर अभी नहीं मानी गई तो फिर से वो सड़क पर आएंगे। अब आपको यह लगता है कि एक बार फ्यूज हो जाने के बाद में बल्ब दोबारा चल सकता है? देखिए, पहली बात तो उनको ये नहीं पता है कि जो मनरेगा वाला गारंटी वाला कानून है वो समाप्त हो चुका है। तो गारंटी तो मोदी दे नहीं सकते, अब उसकी जगह वीबी जीरामजी आ गया है। तो गारंटी तो राहुल गांधी का दे सकते थे। और दूसरा ये काठ की हड्डियां थी और ये दोबारा चढ़ नहीं सकती। और इन्होंने एक ही 2 ही 4 दिन में इतना ज्यादा जहर झोंक दिया कि अब उसी पोटेंसी का जहर को रिक्रिएट करना और वही टेम्पो जनरेट करना अब संभव नहीं है। और जो इन्होंने कर लिया, और अगर करेंगे भी तो एक्शन रिप्ले होगा और उसका जो बैकलैश और ज्यादा होगा। ये कुछ अब कर नहीं पाएंगे। और मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी और बीजेपी पिछले 12 सालों से
जो दिल्ली का जो इकोसिस्टम है, जिसको आपने पंचमक्कार की संज्ञा दी है, वो जिस तरीके से इनसे लड़ रहे हैं और जिस तरीके से ये इकोसिस्टम लगातार कमजोर हो रहा है, अर्बन नक्सल ये जो अमित शाह की जो घोषणा थी, उन्होंने पूरी करके दिखाई कि नक्सल मूवमेंट को हम देश से समाप्त करके रहेंगे, वो कर दिया। छत्तीसगढ़ साफ हो गया, आंध्र प्रदेश साफ हो गया, महाराष्ट्र साफ हो गया, झारखंड साफ हो गया, बिहार का कुछ हिस्सा था वो भी साफ हो गया। अब जो उनका नया कैंपेन है एंटी ड्रग कैंपेन, तो इससे भी मेरा मानना है कि इस इकोसिस्टम को काफी परेशानी अनुभव हो रही होगी। पंजाब में जो एनुअल ड्रग जो ट्रेड है पाकिस्तान से आने वाली ड्रग का, वो करीब 60,000 करोड़ है। और पंजाब की राजनीति के बारे में कहा जाता है वहां पे 3D वहां की पॉलिटिक्स को तय करते हैं, ड्रग डेरा डायनेस्टी। तो वहां पे डायनेस्टी सारी कमजोर हो चुकी है। डेरे पे भी जो है अब कांग्रेस का, अकाली और ये आम आदमी पार्टी का कंट्रोल नहीं है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर भी जलंधर गए थे, एक बहुत बड़े डेरे जो रामदसिया संप्रदाय के हैं उनसे मिलके आए। और अभी योगी जी कल भी काशी में बनारस में रामदास के मंदिर गए थे। अमृतसर से वाराणसी नई ट्रेन शुरू हो रही है और बीजेपी की एक यात्रा निकल रही है वाराणसी से अमृतसर। तो तमाम चीजें आ रही हैं जो ये बताती हैं कि ये जो नेहरूवियन लेफ्टिस्ट वहाबी जिहादी जो इकोसिस्टम दिल्ली में काबिज है, उसके ऊपर लगातार वार हो रहे हैं। और उस पे वार का एक बड़ा हिस्सा है एफसीआरए, एक कांग्रेस की नेता की बेटी की एक बहुत बड़ा थिंक टैंक कम था सीपीआर, उसको भी पिछले 10-15 सालों में हजारों करोड़ रुपए मिले थे, उसका एफसीआरए का लाइसेंस कैंसिल हो गया। तो केवल चर्च ही इसकी बेनिफिशियरी नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये सब जो है, तो इकोसिस्टम पे जैसे जैसे सरकार का वार बढ़ेगा, ऑनस्लॉट बढ़ेगा। और मैं तो एक शब्द में कहता हूं, 2014 में लोकसभा में मई में अपने पहले भाषण में पीएम ने कहा था, हमें 1200 साल की गुलामी से मुक्ति पानी है, इंडिया को डीकोलोनाइज करना है। तो जैसे जैसे इंडिया सरकार की जो कैंपेन फॉर डीकोलोनाइजेशन है, तो उनसे टकराव कांग्रेस से बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अब जो वंदे मातरम का बिल पास हुआ है राज्यसभा से, आपको क्या लगता है कि ये कोई मामूली बिल है? ये वंदे मातरम बिल इंडियन नेशन स्टेट के कैरेक्टर को डिफाइन करने वाला बिल है। भारत एक यूरोप की वेस्टफेलिया ट्रीटी 1648 के तहत गठित एक देश नहीं है, जो राहुल गांधी कहते हैं इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया इज ए सिविलाइजेशनल स्टेट। और जब आप इंडिया को सिविलाइजेशनल स्टेट मानेंगे, तो हम अपनी रूट्स को ढूंढेंगे विष्णु सहस्त्रनाम में कि भारत राष्ट्र क्या है। हम अपनी रूट्स को ढूंढेंगे वेद में, हमारे राष्ट्र की रूट्स क्या हैं, हमारी सिविलाइजेशनल लीगेसी क्या है। तो इंडिया इज ए सिविलाइजेशनल स्टेट। अगर आप डीकोलोनाइज करेंगे तो इंडिया के सिविलाइजेशन स्टेट का स्वरूप उभरेगा। अब भारत में विदेशों से प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आते हैं, वो आगरा के कब्रिस्तान में नहीं जाते जिसको हम ताजमहल कहते हैं। अब वो महाबलीपुरम भी जाते हैं, वो काशी भी आते हैं, वो और जगह जाते हैं। आगरा अब उनका ओनली डेस्टिनेशन नहीं रह गया है। अब उनको जो है गंगो जमुन तहजीब के तहत कुरान और बाइबल भेंट नहीं की जाती है, अब उनको भगवत गीता की प्रति भेंट की जाती है। जब पीएम पहली यात्रा पे जापान गए थे 2014 में, तब बड़ा हल्ला मचा था कि बताइए पीएम ने जापान के पीएम को गीता की पुस्तक की प्रति भेंट कर दी है। दिल्ली के प्रगति मैदान में जो भारत मंडपम बना है, उसके सामने भगवान नटराज की 26 टन की मूर्ति लगी है, मेटालिक है। आपने देखा होगा कि अंग्रेजी अखबारों में क्या क्या जो है छाती पीटने वाले लेख छपे थे। माय गॉड, इंडिया हिंदू राष्ट्र बन गया। और जो संसद भवन है, उसके अंदर क्या क्या हुआ है, क्या उसको देख के लगता है कि हम किसी वैदिक काल के ऋषि के म्यूजियम में आ गए हैं, जैसी चीजें वहां रखी गई हैं। तो इंडियन नेशन स्टेट के कैरेक्टर को जो कहते हैं कांग्रेसी आइडिया ऑफ इंडिया, जो किताब बहुत मशहूर है सुनील खिलनानी की, दैट आइडिया ऑफ इंडिया इज नाउ लाइंग इन द डस्टबिन। वो कूड़े के डब्बे में पड़ा हुआ है। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। 200 साल की 250 साल का जो हमारा इकोनॉमिक डिक्लाइन हुआ है ब्रिटिश पीरियड में और उसके पहले मुगल पीरियड में, उस डिक्लाइन को रिक्लेम करने में आप 50 साल तो लगेंगे। और इसीलिए पीएम ने 2047 का समय सीमा तय की है।
to India to be a developed nation state by that time. तो ये प्रोसेस लंबी चलेगी और मेरा मानना है कि आने वाले 10-20 साल में ये टेंशन, ये टकराव आपको दिल्ली में, लोकसभा के बाहर लगातार दिखेगा। इसमें शांति आने वाली नहीं है और आज इसीलिए कांग्रेस जो है, जितनी एंटी इंडियन फोर्सेस हैं, जो इंडिया के राइज को रोकना चाहती हैं, उनकी सबसे कन्वीनिएंट टूल कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कांग्रेस। हर एक को यही मिलता है ये। और एक सुप्रीम कोर्ट के बहुत पुराने वकील हैं, आप जानते होंगे। आपकी आवाज कट गई। तो मैं चलता हूँ ओंकार जी के पास में। तो ओंकार जी, जैसा कि ये बता रहे हैं कि भाई जो डिस्कम्फर्ट है, जो असहजता है, वो कई स्तरों पर है। जी, हाँ, आप आ गए वापस। आपका बीच में कट गया था, तो मैं आपका आखिरी 2-3 सेंटेंस नहीं सुन पाया, जरा उसको कंप्लीट करें प्लीज। मेरा मानना सही है, ये टेंशन, ये फ्रिक्शन, ये टकराव लगातार रहेगा और ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग 12 साल में लगभग बन ही गया है, आगे भी रहेगा ये, हमारे आपके बाद भी रहेगा ये। जी, तो ओंकार जी, जो प्रश्न मैंने पूछा। जी, एक बार दोहरा दीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो पूरा जो स्ट्रेस किया वीरेंद्र जी ने, वो ये है कि साहब ये एक जो परिवर्तन आ रहा है, ये सब जो आप देख रहे हैं, वो उसके विरोध में है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रीट्स वाले जो हैं, जो कह रहे हैं कि साहब कि हम स्ट्रीट्स पे वापस आ जाएँगे, वास्तविकता ये है कि इस समय सड़कों पर इन लोगों की ढूँढ-ढूँढ के पिटाई हो रही है। रोज़ ये लोग जो हैं वो माफ़ी के वीडियो डाल रहे हैं। जो वो लड़की जो वो गालियाँ दे रही थी, उसके खिलाफ लोगों ने कहा कि बीजेपी कुछ करे या ना करे, हम करेंगे, और उसको ढूँढ भी लिया गया और उसके खिलाफ मल्टीपल एफआईआर्स हो गई हैं, वो गायब है। तरह-तरह के लोग तरह-तरह के वीडियो डाल रहे हैं और जहाँ भी ये कॉकरोच देखे जा रहे हैं, कहीं मेट्रो में इनकी पिटाई हो रही, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो ये जो एक सैंपल बना लिया गया था कि साहब कि पूरा का पूरा यूथ अगेंस्ट में है, यहाँ तो कुछ उल्टा ही होता दिख रहा है। और ये सारा, मैं फिर से वहीं पे केंद्र फोकस लाता हूँ, एससीआरए, वहीं से वही मूल है और फिर उसी से फिर डिलिमिटेशन जाता है, उसी से फिर आपका विमेंस रिजर्वेशन जाता है। जी। 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान दसियों बार राहुल गांधी ने अपनी सभाओं के मंचों से ये बात रिपीट की है, बार-बार रिपीट की है कि हमने नरेंद्र मोदी की छवि को फाड़ दिया है। एक बार उन्होंने लोकसभा में भाषण देते हुए कहा था कि रुक जाइए, नरेंद्र मोदी अपने घर से बाहर नहीं निकल पाएगा और इस देश के नौजवान उनको डंडे मारेंगे। तो तब प्रधानमंत्री ने बड़े उसको हल्के अंदाज में लेते हुए कहा था कि चलो अच्छा है, कांग्रेस के एक नेता ने मुझे पहले से सचेत कर दिया, अब मैं दंड वंड लगाऊंगा, कुछ योगिक क्रिया करूंगा, कुछ दूसरे काम करूंगा ताकि अपनी पीठ को जरा मजबूत कर सकूं, ताकि लठ पड़े तो मैं झेल सकूं उन चीजों को। लेकिन बात यह है कि ये जो जिसको जैन जी कह रहे हैं, जिसको मैं नालायक पीढ़ी मानता हूं, जिनके माँ बाप उनको संस्कार देने भूल गए और जिनको रात्रि में 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे भी बाहर घूमने की इजाजत देते हैं परिवार, तो वो किस तरह के लोगों में रहते हैं, किस तरह के परिवेश में रहते हैं, किस तरह की लैंग्वेज का आपस में यूज करते हैं। और बड़ों के प्रति, क्योंकि हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ठीक है, नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के प्रति आपकी नाराजगी है तो आप सीधे सच्चे शब्दों में उनकी आलोचना कर सकते हैं, नीतियों को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के आपको हक है, ये संविधान ने आपको हक दिया है। लेकिन प्रधानमंत्री पद पर कोई भी बैठा हो,
वो बीजेपी का है, वो टीडीपी का है, वो समाजवादी पार्टी का है, वो कांग्रेस का है। छोड़ दें इन चीजों को कि किस पार्टी को बिलोंग करता है। आप आलोचना करिए अगर गलत काम कर रहा है कोई प्रधानमंत्री, लेकिन आप गाली गलौज करेंगे। और प्रधानमंत्री की आयु भी कितनी है? 75 ईयर्स, जो आपके दादा की उम्र के तो हैं ही। और अगर आप जैन जी की सीमा से बाहर आ गए हैं, 41 साल के हैं, उससे ऊपर हैं, तो आपके पिताजी की उम्र के भी हैं वो। तो क्या शर्म हया बेच खाई है क्या? आप जिस तरह की लैंग्वेज में गाली गलौज कर रहे हैं वहां खड़े होकर के। और देखिए, एक बात बताता हूं, ये चेत जाने का समय है। वो तो कह रहे हैं ये तो जेन जी की भाषा तो यही है। वो तो अब जब लठ पड़ने शुरू होंगे, और मुकदमे तो कायम हो ही रहे हैं, और लठ केवल पुलिस के नहीं पड़ रहे हैं इन पर, जहां जहां ये दिखाई दे रहे हैं और पब्लिक इनको पहचान ले रही है, तो पब्लिक का गुस्सा निकलना शुरू हो चुका है। इनकी घेराबंदी शुरू हो चुकी है। नोएडा की जिस लड़की का आप जिक्र कर रहे हैं, वो जी। तलाश करने में उनके आस पड़ोसियों की, सोसाइटी वालों की ही भूमिका रही है। उन्होंने ही खोज करके बताया है कि ये नायाब नमूना यहीं रहता है। अब इन सब के इलाज होंगे, लेकिन जिस तरह सुरक्षा बलों पर अटैक किए गए, जिस तरह रीलबाज लड़कियों ने सुरक्षा बलों की तरफ इशारे करते हुए, उनसे बहस करते हुए रील्स तैयार करके वायरल कराई हैं, ये मैं सिस्टम की कमी मानता हूं। ये इन टेक कंपनियों की जवाबदेही की कंपनी है। इनके ऊपर मुश्के कसने में सरकार की, सिस्टम की कमी है। प्रधानमंत्री का तो एक वीडियो मेटा जो है वो डाउन कर देता है, लेकिन ये जो गाली गलौच वाली और मजाक उड़ाने वाली, सुरक्षा बलों के पास खड़े होकर के कुछ भी कह करके वीडियो बनाने वाली जो वीडियो हैं, ये डाउन क्यों नहीं हो रही हैं? तो ये अगेन मैं कहूंगा कि पश्चिम की एक बहुत बड़ी साजिश है। वो हार नहीं मान रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो नई पीढ़ी, जिसको जैन जी कह करके सिर पर चढ़ाने की कोशिश की है, और जिन्होंने नेपाल का और बांग्लादेश का, काठमांडू और ढाका का बार बार नाम लिया है और कहा है कि यहां भी हो सकता है, इनके खिलाफ भी कार्रवाइयां होनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल साहब एक ऐसी पार्टी का नेता है जो, जिसका दिल्ली में भी मुख्यमंत्री रहा और जिसका पंजाब में भी है, या राहुल गांधी ऐसी पार्टी का सर्वे सर्वा है जिसका अतीत में इतने सालों तक देश पर शासन रहा और अभी भी 4 राज्यों में उनका मुख्यमंत्री और उनकी सरकारें हैं। ये सोच करके अगर आप रहमदिली दिखाएंगे, तो फिर ये जो अराजकता है ये सिर चढ़ करके बोलेगी, ये फिर पलट करके आएंगे। और सब जानते हैं जो गाली गलौज कर रहे थे उनकी पृष्ठभूमि क्या है, वो किस विचारधारा को बिलोंग करते हैं, और ये कौन सा गैंग है, वही डपली वाला गैंग और जेएनयू वाला गैंग। और इनकी विचारधारा का भी स्पष्ट पता है। और जो बदहजमी होती जा रही है इनको, चूंकि नरेंद्र मोदी का एज प्राइम मिनिस्टर कार्यकाल जैसे जैसे बढ़ रहा है, ये आपा खो रहे हैं। पूरा इकोसिस्टम भी आपा खो रहा है। उनके नाम में लेकर के और उनको महिमा मंडित नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सबके चेहरों से हम और आप और दर्शक परिचित हैं। किस किस तरह के वीडियो बनाए गए हैं और किस तरह से गलत बात को भी वहां पर प्रशस्ति करके उसको महिमा मंडित किया जा रहा है। जी। जी। तो वीरेंद्र जी, ये जी। जो अब चल रहा है इन लोगों के विरोध में कार्यक्रम जो चल रहा है, वो तो अब मुझे लग रहा है कि काफी डीप होता जा रहा है। आपके उत्तर प्रदेश में
योगी जी के लिए भी कि अभिजीत दीपके ने अपने हैंडल से एक वीडियो कल शेयर किया, आपने देखा क्या? नहीं सर, मैं नहीं देख पाया। और इस पूरे इकोसिस्टम का, जिसको हम कहते हैं वेट ड्रीम, ये है कि वो आके किसी तरह से योगी जी को चुनौती दे। योगी उनका जी को स्वागत है। चुनौती। हम उनके कौमी इस्तेकबाल का एक जलसा लखनऊ में हम एहतमाम करेंगे ताकि उनका जो है शानदार उनका इस्तेकबाल किया जाए। मैंने उनका उमर खालिद के साथ का फोटो तो देखा है, लेकिन सर देखिए, समस्या केवल ये है कि अब इनके पास केवल एक ही तरीका बचा है कि सनातन धर्म या हिंदुत्व या भारतीय सभ्यता के नाम पर जो एक भारत में एक नए वोटर आइडेंटिटी के आधार पर मतदाताओं का जो समूह बन रहा है, ये लगातार बढ़ रहा है। इसे कैसे रोका जाए? तो आप इस तरीके के जो मूवमेंट होते हैं दिल्ली में, तो आप लोगों का किबला डिस्टर्ब कर देते हैं, आप किबला डिफ्यूज कर देते हैं कि साहब बताओ, बिल्कुल ठीक कह रहा है कि मोदी के राज में नौकरी के लिए कुछ नहीं हो रहा है। जिस देश में पिछले 12 साल में $100 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट हुआ हो, उससे क्या एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हुआ होगा? व्हाट नॉनसेंस दे आर टॉकिंग। यूपी में पिछले जो है 2017 में केवल 16,000 मेगावाट बिजली की सप्लाई थी, आज 33,000 मेगावाट हो रही है। तो क्या 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 उस बिजली से आइसक्रीम बन रही है क्या? उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है क्या? अब यूपी में गन्ना किसान एक स्थायी राजनीति थी, गन्ना किसान की राजनीति समाप्त हो गई। अखिलेश यादव की सरकार के जमाने में दर्जनों रिट पिटीशन इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई कि यूपी गवर्नमेंट को चीनी मिल मालिकों को मैंडेमस इशू करिए ताकि हमारा पेमेंट करें। योगी जी के 9 साल में एक भी रिट नहीं हुई, लगातार पेमेंट हो रहा है। और केवल यूपी के किसान को परेशान करने के लिए और ये एथनॉल की कंट्रोवर्सी खड़ी की जा रही है ताकि ये जो एथनॉल का जो ब्लेंडिंग हो रहा है पेट्रोल में, उसे कैसे रोका जाए। और यूपी की चीनी मिलों को इससे बहुत लाभ हुआ है, महाराष्ट्र को भी हुआ है, कर्नाटक को भी हुआ है, कुछ तमिलनाडु को भी हुआ है। ये भी एक नया खेल शुरू हो रहा है। और दूसरी परेशानी ये है, आप 2014 से देखिए, बीजेपी ने जिस तरीके से कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के ऊपर वार किया है, और उन्होंने कहा कि देश में केवल 4 जातियां हैं, महिला है, युवा है, गरीब है और किसान है। शायद इसी को उन्होंने कहा है 3 या 4 जातियां। तो अब कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के सामने एक बहुत बड़ा अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। इसीलिए अखिलेश यादव को 2023 में अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ा कि हम सब पीडीए हैं। अब पीडीए की राजनीति लोहिया के जमाने से हो रही है। अभी नया क्या ले आया पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। फिर अब पिछले कुछ महीनों से कहा जा रहा है कि सॉफ्ट हिंदुत्व। मुझे कई टीवी चैनल के लोगों ने बुलाया कि आइए इस पे बात करते हैं, तो मैंने कहा पहले मुझे परिभाषा बता दीजिए, सॉफ्ट हिंदुत्व होता क्या है? मेरे लिए जो हिंदुत्व है वो केवल मंदिर में घंटा बजाना या मंदिर बनाना नहीं है। हिंदुत्व स्टैंड्स फॉर डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, दैट्स ऑल। हिंदुत्व का मतलब मंदिर बनाना नहीं है। हिंदुत्व का मतलब घर घर में सुंदरकांड का पाठ करना नहीं है। हिंदुत्व का मतलब अपने गले में मंदिर की घंटी लटका के चलना नहीं है। हिंदुत्व का मतलब किसी भी अन्य मजहब के व्यक्ति से घृणा करना नहीं है, केवल अपने देश का है। और जो पीएम ने कहा जनवरी 2024 को अयोध्या में कि विकास और विरासत साथ चलेंगे, तो ऐसे स्थिति में आज जो जो जहर उगला है मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में मनुस्मृति को लेकर के, आप समझ लीजिए पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है। जितना सनातन समाज, हिंदू समाज विखंडित होगा, उतना ज्यादा अच्छे दिन आएंगे समाजवादी पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के और कांग्रेस के। और जितना ये एकत्र होगा, उतना जो है अच्छे दिन बीजेपी के रहेंगे। मोटी बात ये है, लोग अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि जो कहा बीजेपी ने वो 100% हो गया। एक साहब जो है अटल जी ने एक बार कहा था, कुतर्क से सतर्क रहिए, लोकसभा में कहा था उन्होंने एक बात ये। तो तो अब अगर मैं कह रहा हूँ लॉ एंड ऑर्डर यूपी में ठीक हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि डीजीपी ऑफिस बंद कर दिया गया, सारे थाने बंद कर दिए गए। क्राइम इज देयर, लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। आम आदमी का परसेप्शन ये है कि पब्लिक प्लेस में वो पहले से ज्यादा सुरक्षित अनुभव करता है, ये फर्क आया है। तो अब जो है जो 29 का चुनाव है, और जिस तरीके से डीएमके किनारे हो गई तमिलनाडु में, वहां डीएमके एआईडीएमके का जो बाइपोलर पॉलिटी बनी हुई थी वो डिस्टर्ब हो गई ना। वो ठीक है, वहां पे एक क्रिश्चियन आ गया है,
लेकिन उसने जो ये जाति पॉलिटिक्स को तो बहुत बड़ा एक झटका पहुंचाया है ना। तो यूपी में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने के बाद ये जाति में समाज को विखंडित करने की जो राजनीति है उसको फिर झटका लगने वाला है। उसे कैसे रोका जाए, ये सारी राजनीति कांग्रेस की है। इसीलिए वो पूछते हैं राहुल गांधी, बताइए भारत सरकार में सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कितने एससी कितने ओबीसी हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट सिलेक्शन पोस्ट है, वहां पे ऑटोमेटिक प्रमोशन नहीं होता है। तो ये सब चीजें जो, और एक परिवर्तन ये आया है जिसकी चर्चा बहुत कम होती है कि जो सरकार ने दावा किया कि पिछले 10-12 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के ऊपर आए, ये डाटा इतने प्लॉजिबल और इतने क्रेडिबल हैं कि उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। ये क्लास अब गरीबी की रेखा के ऊपर के आने के बाद अब ये नई स्टेज में आ गई है जिसको पीएम ने कहा एस्पिरेशनल क्लास। और ये क्लास अब आ गई है दिल मांगे मोर के लेवल पे। ये जेनजी नहीं बनने वाली, ये जंतर मंत्र में जाके धरना नहीं देगी। दे वांट मोर। उनका कहना कि हमें बेहतर एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हमें और इनकम चाहिए। और अब वो जो है वो ये लोग अब तक जो है एक इकोनॉमिक साइकिल के बाहर से अब ये मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का हिस्सा बन गए हैं। तो ये उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। और इन्होंने 30 साल में जो यहाँ नारा था कि भाइयों मंडल लागू हो गया है, डीएम सीएम पीएम अब तीनों अपने होंगे, अब ये 35 साल पुराने में कोई आकर्षण नहीं बचा है। यह तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार वाले नारे में भी अब कोई आकर्षण नहीं बचा है। ये चंद्रशेखर वर्मा टाइप कुछ नेता इसको रिवाइव करने का प्रयास कर रहे हैं अपने भले के लिए, ताकि वो पार्लियामेंट में बने रहें। तो ये मीम और भीम भी अब चलने वाला नहीं है। और जिस तरीके से और बीजेपी की परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं कि कोई हमेशा जाति मजहब की लड़ाई होती है, डिलीवरी है। डिलीवरी हो रही इसलिए वोट मिल रहा है। कोई जो स्टेट का काम है वो काम स्टेट कर रहा है। तो ये जो परिवर्तन बुनियादी चीज पे आ रहा है। और मैं तो कहता हूं कि नेहरू के जमाने में, कांग्रेस के जमाने में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अप्रोच था वो टॉप डाउन था। अब जो है वो है बॉटम अप। जो दीनदयाल उपाध्याय की फिलॉसफी है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय है। मैंने पहली बार अंत्योदय का नाम सुना था 77 में, लेकिन धरातल पे लागू होते मैंने उसको पिछले 12 साल में देखा है। और बहुत फर्क आया कम से कम यूपी में। जी, तो आइए फिर आप आज की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओंकार जी को और वीरेंद्र जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम।